हेलो दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं लोग, वो अभी बिल्कुल फ्री ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग। आने वाले समय में हम लोग इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल क्लास करेंगे लोग। तो आज हम लोग पुष्य भृत्य वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। किसके? पुष्य भृत्य वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आगे चलते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग कि आगे ये क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस वंश का स्थापना पुष्यभृत्य वर्धन ने किया था। कौन किया था? पुष्यभृत्य वर्धन ने किया था, जो गुप्त काल में एक सामंत के रूप में था। जो गुप्त काल में किसके रूप में था? सामंत के रूप में था। आप लोग को सामंत के बारे में बता दें कि सामंत क्या होता है। ठीक है, जिसको पता नहीं है वो मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया था। कौन? पुष्यभृत्य वंशों ने। ठीक है, कहते इसको प्रथम राजधानी थानेश्वर था। ठीक है, और कहने का मतलब जो इसका प्रथम राजधानी था कहाँ था? थानेश्वर था। और ये पहले किसको? थानेश्वर को ही बनाया था लोग। ठीक है, इस वंश का अगला शासक पुष्यभृत्य के बाद अगला शासक कौन आया? प्रभाकर आया था। कौन? प्रभाकर वर्धन आया था। कौन? प्रभाकर वर्धन आया था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। क्या नाम था? यशोमती था। किसका? प्रभाकर, जो प्रभाकर वर्धन था उसकी पत्नी का नाम क्या था? यशोमती था। कहने का मतलब इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। कौन? तो कहने का मतलब जो प्रभाकर वर्धन था, इन्होंने भट्टारक और महाधीराज का क्या किया था? उपाधि धारण किया था। कौन? तो प्रभाकर वर्धन। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। किस वंश का? पुष्यभृत्य वंश का। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे। कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। इनको 3 बेटे थे, 2 बेटे और 1 लड़की थी। तो पहले बेटे का नाम क्या था? बड़े बेटे का राजवर्धन, दूसरा का नाम था हर्षवर्धन, और तीसरा का जो लड़की थी उसका नाम था क्या था? राजश्री था। राजश्री का विवाह कनौज के राजा ग्रहवर्मन से किया गया था। ठीक है, जो राजश्री का विवाह हुआ था किससे हुआ था? तो कनौज के राजा थे ग्रहवर्मन, उससे किया गया था। देखिए, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल से भाग गई। यानी कहने का मतलब जो मालवा के राजा थे देवगुप्त, उसका हत्या, सॉरी, जो मालवा के राजा थे, मालवा का राजा कौन था? देवगुप्त। और जो कनौज के राजा थे कौन? ग्रहवर्मन, उनकी हत्या कौन? देवगुप्त ने कर दिया। उन्होंने देवगुप्त की हत्या करने के बाद राजश्री की भी हत्या करने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन राजश्री क्या की? वहां से जंगल की ओर भाग गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन जब देवगुप्त को पता चला कि मेरे पति, मेरे 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 बहन के पति को उन्होंने, कौन? देवगुप्त ने मार दिया है, तो राजवर्धन ने क्या किया? उसे देवगुप्त की हत्या कर दी, उसे भी वो मार दिया। लेकिन जो देवगुप्त का दोस्त था, जिसका नाम क्या था? शशांक। जो शशांक था ना, वो गौड़ यानी बंगाल के शासक था, राजा था। उन्होंने राजवर्धन की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? तो राजवर्धन की हत्या कर दी। साथ ही इसने बौद्ध वृक्ष को भी कटवा दिया, और जो बौद्ध वृक्ष भी उस समय लगा हुआ था उसे भी कटवा दिया था। कौन? शशांक ने। कहाँ का राजा था? तो बंगाल। बंगाल कहाँ? तो गौड़। ठीक है, पहले गौड़ मैंने बंगाल को पहले क्या गौड़ बोला जाता था। लेकिन जब हर्षवर्धन को पता लगा, ठीक है, देखिए आगे चल के, शशांक सौर धर्म का अनुयायी था। कहने का मतलब शशांक किसका शिष्य था? तो सौर धर्म का शिष्य था। ठीक है, सौर धर्म का शिष्य था। लेकिन जब 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 राजवर्धन के, कहने का मतलब जब राजवर्धन के एक भाई था कौन? हर्षवर्धन, जब उसको पता लगा तो उन्होंने क्या किया? शशांक का हत्या कर दिया। क्या किया? शशांक का हत्या कर दिया। अब हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौती पड़ गई। ठीक है, वो 2 चुनौती कौन कौन थी? तो चलिए आइए देखते हैं। वो 2 चुनौती ये थी, वो राजश्री को पता लगाए या अपने साम्राज्य को संभाले। लेकिन हर्षवर्धन ने किसको पता? राजश्री को, अपने बहन को पता लगाने निकल गए थे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं लोग, जानते हैं लोग आगे क्या क्या इसमें चल रहा है। देखिए, हर्षवर्धन को दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से, एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम क्या था? दिवाकर। ठीक है, और वो कौन सा था? बौद्ध भिक्षु था। इसी को सहयोग से हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का क्या किया? पता लगाया। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को बना और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। कहने का मतलब पहले तो थानेश्वर था, लेकिन जब
ग्रहवर्मन का हत्या हो गया था, जो कनौज के रहने वाले थे। जब वो अपने बहन को पता लगा लिए तो अपने राजधानी कहाँ किसको बना लिया, कनौज को, यानी अपने बहन का भी रक्षा करे और साथ ही साथ क्या करे, उस अपने जीजू के थी का भी, राज्य की भी क्या करे, राजपाट को देखे। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कनौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। कहने का मतलब हर्षवर्धन कितना अच्छा आदमी थे, क्या वो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कनौज का राजा हूँ, बल्कि ये कहकर वहाँ पर शासन कर रहा था कि मैं अपने बहन का क्या करूँ, अंग रक्षक हूँ, मैं अपने बहन की रक्षा करने के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन क्या था, एक साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तक लिखी थी। पहला पुस्तक नागानंद, दूसरा का पुस्तक रत्नावली और तीसरा का पुस्तक क्या था, प्रियदर्शिका। कौन लिखा था, तो हर्षवर्धन ने लिखा था। उसी के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहते थे जिसका नाम क्या था, वर्णभट्ट था। क्या नाम था, वर्णभट्ट था। इन्होंने भी 2 पुस्तक की रचना की थी। कितने पुस्तक, तो 2 पुस्तक की रचना की थी। पहला पुस्तक कंदाम्बरी और दूसरा का पुस्तक हर्षचरित्र, यानी हर्षवर्धन के नाम पे ये पुस्तक था, हर्षचरित्र। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता था। हर्षवर्धन को क्या बोला जाता था, शिलादित्य कहा जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना गया। कहने का मतलब जो हर्षवर्धन को जो सम्राट अंतिम 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 हिंदू सम्राट माना गया था, किसको, तो हर्षवर्धन। कहाँ का, तो भारत का। ठीक है, चीनी राजा अपने राजदूत को हर्षवर्धन के दरबार में भेजा, यानी कहने का मतलब जो चीन के राजा थे उन्होंने अपने एक राजदूत भेजा था, किसके दरबार में, तो हर्षवर्धन के दरबार में। इस काल में चोर तथा डाकुओं को बोलबाला था। कहने का मतलब पुष्यभूति वंश में, यानी पुष्यभूति काल में या पुष्यभूति वंश में, उसमें चोर तथा डाकुओं को क्या कहता, बहुत बोलबाला था। उस समय बहुत चोर और डाकू रहते थे। ठीक है, इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था, यानी कहने का मतलब पुष्यभूति वंश में जो मथुरा था सूती वस्त्र का केंद्र था। किसका केंद्र था, तो सूती वस्त्र का केंद्र था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। इसके समय चीन का यात्री वेनसांग भारत की यात्रा किया था। ठीक है, जो बोले ना, तो जो चीन का राजा था एक अपने में क्या कहता था, राजदूत का भेजा था, तो वही राजदूत कौन था, वेनसांग था। कौन था, वेनसांग था। किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग राजदूत बन के आया हुआ था। ठीक है, अपने भारत में 629 ईस्वी में जब वेनसांग आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति शिलाभद्र थे। यानी कहने का मतलब जो वेनसांग आया था कब आया था, 629 ईस्वी में आया था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो शिलाभद्र थे। ठीक है, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित तथा शाक्य मुनि कहा जाता था। कहने का मतलब वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, इसको यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये आया नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा और उसी में क्या किया, पढ़ाने लगा। आपको आगे ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वेनसांग को क्या कहता है, यात्रियों का राज, यानी वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था, तो वेनसांग को कहा जाता था। ठीक है, नीति का पंडित भी इसे कहा जाता था और शाक्य मुनि भी कहा गया था। किसके, वेनसांग को। CQ की रचना वेनसांग द्वारा किया गया था और वेनसांग ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था, CQ की। ठीक है, देखिए इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापक दोनों का कार्य किया। देखिए आपको पीछे बताए हुए हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी और क्या किए, पढ़ाए भी। ठीक है, नालंदा विद्यालय के लिए 100 गांवों की आय हर्षवर्धन ने दान में दे दिया था। कहने का मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो 100 गांव से दान आते थे हर्षवर्धन के दरबार में, उन्होंने 100 गांव का दान किसको दे दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, राजा ऐसा होना चाहिए या किसी देश का PM भी ऐसा होना चाहिए। देखिए वेनसांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष वेनसांग को बना दिया। कहने का मतलब वेनसांग इतना विद्वान था, इतना पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था, इसको विद्वानता को देखकर जो हर्षवर्धन थे 5 वर्ष के लिए जो प्रयागराज में जो महामोक्ष परिषद होता था उसी क्या कहते, वो उन्होंने अध्यक्ष चुन दिया। किसको, वेनसांग को चुन दिया, जिसका कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया और ब्राह्मण जो थे हर्षवर्धन क्या किए, विरोध करने लगे। अरे भाई, जिसके पास नॉलेज रहेगा, जो रहेगा उसी ने उस पद के लिए वही ना काबिल रहेगा।
यहाँ पे तो घूस का ज़माना है, घूस दीजिए एग्ज़ाम पास कीजिए, क्या करना है। देखिए, कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के दरबार में ही माना जाता है। यानी कहने का मतलब जो कुंभ मेला लगता है वो कब से शुरू हुआ था, तो हर्षवर्धन के शासन में शुरू हुआ था। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, शुरू कराया था। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कनौज था। और हर्षवर्धन के समय सबसे महत्वपूर्ण, भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था, तो वो कनौज शहर था। ठीक है, इसके समय कनौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और हर्षवर्धन के समय जो कनौज में एक बहुत बड़ा क्या होता है, बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए इस 5वीं बौद्ध संगीति भी कहते हैं। और इसे क्या किया गया था, 5वीं बौद्ध संगीति जो बहुत बड़े, जो हर्षवर्धन के समय बौद्ध संगीति के सम्मेलन हुआ था, उस बौद्ध संगीति को 5वीं बौद्ध संगीति के नाम से क्या किया गया, जाना गया था। हर्षवर्धन के समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था। कहने का मतलब जो हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत, उत्तर में जितने भी राज्य प्रदेश को क्या कहते हैं, वो जीत लिया था। किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किया था। कश्मीर को जीता था लेकिन वो क्या कहता, शामिल नहीं कर पाया था। हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया। हर्षवर्धन ने कौन सा अभियान चालू किया था, तो दक्षिण भारत अभियान क्या कहता है, चालू किया था। किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। कहने का मतलब जब हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान चालू किया था तो वो चालू करते करते मैंने जितने देखा नर्मदा घाटी के नदी पर पहुंच गया था। लेकिन दक्षिण भारत के एक राजा था जो चालुक्य वंश का राजा था, उनका नाम पुलकेशिन द्वितीय था। उन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन को वहीं पे पराजित यानी हरा दिया, धूल चटा दिया। ठीक है, देखिए इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय नामक एक पृथ्वी है कर्नाटक में स्थित ऐहोर अभिलेख से मिलती है। कहने का मतलब जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था तो इसका जो प्रमाण मिला था, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक एक जगह है जहाँ पे कौन सा एक अभिलेख स्थित है, उस अभिलेख का नाम है ऐहोर अभिलेख। ठीक है, उसी से इनकी जानकारी मिलती है कि वो हार गए थे। ठीक है, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। कितने ईस्वी में, तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी जिसके कारण हर्षवर्धन का पतन हो गया। यानी कहने का मतलब जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो हर्षवर्धन को उसमें क्या हुआ था, कोई बेटा उटा कोई बाल मतलब नाना मुना बालक वालक जन्मा नहीं था, जिसके कारण उसका वंश का क्या हो गया, खात्मा हो गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई। यानी कहने का मतलब जब हर्षवर्धन जब मर गए थे तो उस समय क्या हुआ, उत्तर भारत में सन्नाटा हो गया। ठीक है, कोई अच्छा शासक नहीं था जो क्या करे, जनता को देख सके, अच्छा से उसे देखभाल कर सके। इतिहास में हर्षवर्धन को कहते हैं मृत्यु को युग परिवर्तन काल। यानी कहने का मतलब पूरे इतिहास में हर्षवर्धन एक ऐसा राजा था कि इसको इतिहास में मृत्यु युग का परिवर्तन काल के नाम से जाना गया था। यानी कहने का मतलब जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया था, जब उस समय कोई शासक नहीं था, तो उसके बाद जो युग हुआ था उसको कौन युग परिवर्तन, मृत्यु युग परिवर्तन के नाम से जाना गया था। ठीक है, यहाँ पे टाइप थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था। और हर्षवर्धन क्या थे, एक संस्कृत के अच्छे खासे विद्वान व्यक्ति थे और वो क्या थे, अंतिम बौद्ध राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। कहने का मतलब जब हर्षवर्धन मर गया था तो उसके बाद कनौज पर शासन कौन किया था, यशोवर्मन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वंश के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए।